9 सबसेक्शन 5 आखिर है क्या, और उसके बाद हम जानेंगे कैसे इस केस में जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3 में डिटेल भरा जाए। ठीक है, और अब करना क्या है आपको। तो सेक्शन 9(5) कहीं भी रिवर्स चार्ज का बात नहीं करता है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि रिवर्स चार्ज का बात कर रहा है। ये रिवर्स चार्ज नहीं है। ये क्या बोलता है कि ई कॉमर्स ऑपरेटर टैक्स देगा। रिवर्स चार्ज क्या होता है कि रिसिपिएंट टैक्स देगा, ना कि सप्लायर। ठीक है, बट इस केस में आप देखते हैं कि जो इश्यू है वो रिसिपिएंट तो है नहीं, वो तो इंटरमीडियरी है। यहाँ पर एक सप्लायर है, वो अपना सर्विसेज या गुड्स इसके थ्रू इसे देता है। मान लीजिए मिस्टर एक्स है और ये मिस्टर वाई है। मिस्टर वाई मिस्टर एक्स को सर्विसेज दे रहा है ईसीओ के थ्रू। इस केस में क्या है कि रिसिपिएंट ये है, सप्लायर ये है, और ये इंटरमीडियरी सर्विस प्रोवाइडर है। ठीक है, हो सकता है ये कुछ चार्ज करता है इससे, या हो सकता है कि इससे चार्ज करता हो कुछ, तो इसका वो सर्विस चार्ज होता है। उस पर इश्यू एज इट इज जो उसकी लायबिलिटी बनती है जीएसटी पे करने की, वो पे करेगा। वो डिफरेंट मैटर है। ठीक है, वो तो फॉरवर्ड चार्ज में आता है, जो भी सर्विस चार्ज लिया गया ईसीओ के द्वारा। लेकिन जब मिस्टर बाई ईसीओ के थ्रू मिस्टर एक्स को सर्विसेज देता है या गुड्स देता है, तो मिस्टर एक्स रिसिपिएंट है, मिस्टर बाई सप्लायर है, और इस केस में ये रिवर्स चार्ज नहीं होता है। रिवर्स चार्ज कब होता, जब ये बंदा टैक्स देता इसके बिहाफ पे, पर ये तो टैक्स देगा नहीं। देगा कौन, ईसीओ। ठीक है, तो ये रिवर्स चार्ज नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ये बेसिकली एक नोटिफाइड सर्विसेज की लिस्ट है। 4 सर्विसेज है उसमें, जिसमें कहा गया है कि ईसीओ ही टैक्स पे करेगा, ना कि सप्लायर, ना कि रिसिपिएंट। ठीक है, अब इस नोटिफाइड सर्विसेज में जो सर्विसेज हैं वो आपकी हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, एकोमोडेशन सर्विसेज, हाउसकीपिंग सर्विसेज एंड रेस्टोरेंट सर्विसेज। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर आप याद रख सकते हैं ओला, उबर। एकोमोडेशन सर्विसेज आप याद रख सकते हैं ओयो या गो आई बीबो, ऐसे लिखा आता है गो आई बीबो। ठीक है, और हाउसकीपिंग में आप रख सकते हैं अर्बन कंपनी, और रेस्टोरेंट में तो बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं जहां पर, लेकिन आप अगर ईसीओ का नाम जानना चाहें तो जोमेटो, स्विगी। ठीक है, अब आप जब सेक्शन में आगे बढ़िएगा तो आपको बताया जाएगा सर्विस बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर। मतलब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के केस में ये बंदा रजिस्टर्ड हो चाहे अनरजिस्टर्ड हो, कौन, सर्विस प्रोवाइडर, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर ओला या उबर के थ्रू सर्विसेज दी गई तो उस केस में जो पर्सन होगा जो टैक्स पे करने के लायबल होगा वो होगा ई कॉमर्स ऑपरेटर, और इसे कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इस केस में जो बंदा जो सप्लायर है जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर का सर्विस दे रहा है वो रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड कोई भी हो सकता है। ठीक है, अब आप सोचिएगा ऐसा मैंने क्यों कहा कि रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड दोनों हो सकता है, क्योंकि जब आप नीचे 2 क्लॉज और पढ़िएगा बी और सी, तो वहां पे अगर रजिस्टर्ड है तो वो खुद पे करेगा। ठीक है, सप्लायर खुद पे करेगा और टीसीएस भी काटा जाएगा। इस वाले केस में ईसीओ टीसीएस नहीं काटेगा, क्योंकि यही टैक्स पे कर रहा है ना, टीसीएस क्यों काटेगा। लिखा हुआ भी है, अगर आप सेक्शन को ऊपर में जाइएगा तो यहाँ पर है, एक्सेप्शन में लिखा हुआ था कि ईसीओ अगर टैक्स पे करने के लिए लायबल है 9(5) के अंदर, तो टीसीएस का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, टीसीएस काटना नहीं है उस केस, समझ गए। अब आते हैं सेकंड सर्विसेज पे, सर्विस बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग एकोमोडेशन इन होटल, ओयो। ठीक है, इन गेस्ट हाउस कमर्शियल दिस एंड दैट, देखिए सब लिखा हुआ है, एक्सेप्ट where the person supplying such services through ECO is liable for registration। मतलब जो आपका सप्लायर है अगर वो रजिस्टर्ड है
सप्लायर अगर रजिस्टर्ड है तो वही लायबल होगा टैक्स पे करने के लिए, और इस केस में ईसीओ टीसीएस काटेगा। इस केस में ईसीओ का टीसीएस काटने के लिए लायबल है और वो काट के जमा करेगा, ऑब्वियस सी बात है आपके पोर्टल पे आ जाएगा। ठीक है। अगर अनरजिस्टर्ड बंदा ओयो के थ्रू रूम की सर्विसेज दे रहा है, होटल की सर्विसेज दे रहा है, तो उस केस में ईसीओ ही टैक्स पे करेगा, लेकिन अगर रजिस्टर्ड है तो उस केस में ईसीओ टैक्स पे नहीं करेगा आपका। ठीक है। तीसरा आता है अर्बन कंपनी। ठीक है। अर्बन, इसका ऐड आप देखते होंगे, ये आते हैं फ्रीलांसर, आपके घर में सफाई करना हो, किचन साफ करना हो, रूफ साफ करना हो, बाथरूम साफ करना हो, या कारपेंटरिंग के लिए कुछ भी आप वहां से हायर कर सकते हैं किसी भी प्रोफेशनल को काम करने के लिए। अब इसमें भी वही चीज है, ध्यान दीजिएगा, सर्विस बाय वे ऑफ हाउसकीपिंग सच एज प्लम्बिंग, कारपेंटरिंग, ईटीसी, एक्सेप्ट माने इसके अलावा, वेयर द पर्सन सप्लाइंग सच सर्विस थ्रू इश्यू इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। कहने का मतलब अगर इस केस में भी सप्लायर रजिस्टर्ड है, मतलब जिसने इश्यू के थ्रू आपको सर्विस दिया, अगर वो रजिस्टर्ड है तो उस केस में भी इश्यू लायबल नहीं होगा, सप्लायर खुद लायबल होगा टैक्स पे करने के लिए, और इश्यू क्या करेगा, इस केस में भी ईसीओ टीसीएस काटेगा। ईसीओ टीसीएस काटेगा। ठीक है। अब आते हैं लास्ट केस पे जो अभी रिसेंटली ऐड हुआ है, और इस यही आपका अभी समझने का मेन पॉइंट है, क्योंकि आपके मैक्सिमम क्लाइंट हो सकता है ये ना मिले आपको, ये भी ना मिले, ये भी ना हो, लेकिन इनके होने के चांसेस आपके पास बहुत ज्यादा है। मेरे ख्याल से हर किसी के पास इस तरह का कोई ना कोई एक क्लाइंट तो होगा ही। ठीक है। इसमें क्या होगा, सप्लाई ऑफ सर्विसेज, सप्लाई ऑफ रेस्टोरेंट सर्विसेज अदर देन सर्विस सप्लाइड बाय रेस्टोरेंट ईटिंग जॉइंट लोकेटेड एट स्पेसिफाइड प्रेमिसेस। अभी स्पेसिफाइड प्रेमिसेस क्या है, ये डिफाइंड है एक्ट में। ठीक है। उनके अलावा अभी हम उसमें नहीं जाते हैं, बस रेस्टोरेंट सर्विस को ही समझने की कोशिश करते हैं। मतलब रेस्टोरेंट सर्विस यहां भी अगर रजिस्टर्ड हो चाहे अनरजिस्टर्ड हो, क्या समझे, रजिस्टर्ड हो चाहे अनरजिस्टर्ड हो, सप्लायर रेस्टोरेंट का मालिक रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो, कोई मतलब नहीं है, ईसीओ ही लायबल होगा टैक्स देने के लिए, जब तक कि ये सर्विसेज स्पेसिफाइड प्रीमिसेस से ना दिए गए हों। ठीक है। तो स्पेसिफाइड प्रीमिसेस क्या है, इसको हम थोड़ा देर बाद समझेंगे। अभी हम ये समझ लेते हैं कि रेस्टोरेंट सर्विसेज प्रोवाइडर रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो, उस पर ईसीओ ही टैक्स देगा। मतलब चार में से दो केस ऐसे हैं जहां रजिस्टर्ड हो चाहे अनरजिस्टर्ड हो, ईसीओ ही टैक्स देगा, और दो केसेस ऐसे हैं जहां अनरजिस्टर्ड हो तभी ईसीओ टैक्स देगा। ठीक है। कहने का मतलब दो केसेस है जहां टीसीएस नहीं काटे जाएंगे और दो केसेस है जहां टीसीएस काटे जाएंगे। ठीक है। मतलब ए और डी के केस में टीसीएस नहीं काटा जाएगा और बी और सी के केस में टीसीएस काटा जाएगा, अगर रजिस्टर्ड हुआ तो। अनरजिस्टर्ड हो तो नहीं काटने का, फिर तो इश्यू लायबल है। मतलब जब भी इश्यू लायबल होगा तो टीसीएस नहीं कटेगा। ठीक है। अब स्पेसिफाइड प्रीमिसेस क्या है, इसको समझ लेते हैं। ठीक है। मीन्स प्रीमिसेस प्रोवाइडिंग होटल accommodation services having declared tariff of any unit of accommodation above 7,500 पर यूनिट पर डे। ठीक है। ऐसा कोई प्रीमिसेस है जिसका टैरिफ जो है, ठीक है, किसी यूनिट का अकोमोडेशन का 7,500 से ज्यादा है, तो उस केस में वो स्पेसिफाइड प्रीमिसेस है, समझ में, और उसके केस में ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। जनरली ऐसा कोई केस आने वाला नहीं है आपके पास। रेस्टोरेंट सर्विस पे बस ध्यान दीजिए, रजिस्टर्ड हो चाहे अनरजिस्टर्ड हो, उसमें लायबल कौन होगा, ईसीओ। ठीक है। अब हम समझेंगे कि मान लीजिए ये जोमेटो है और ये आप है और आपका रेस्टोरेंट है। ठीक है। और आपने यहां मैं हूं, ठीक है, और मैं खाने का शौकीन हूं, ठीक है, और मुझे भूख भी लग रही है, तो मैंने जोमेटो से ऑर्डर किया। ठीक है। तो जोमेटो से जैसे ही मैंने ऑर्डर किया, जोमेटो ने आपको मैसेज भेजा और इसका एक डिलीवरी बॉय आपके पास आया,
और आपने इसे फूड्स दे दिए और ये मेरे पास वापस आके मुझे दे गया। अब इस केस में अब हमें समझना है कि जोमेटो वाले अपने रिटर्न में क्या करेगा। आप अपने रजिस्टर्ड पर्सन आप मान लीजिए अपने आप को, तो आप अपने रिटर्न में क्या करिएगा, ठीक है। हाँ, इनवाइसेस इशू करने की जहां तक बात आई तो इनवाइसेस ये इशू करेगा, ठीक है। ये देखिए यहां पर भी था, ये सर्कुलर था जीएसटी डिपार्टमेंट का, ठीक है। Who will issue invoices in respect of restaurant service supplied through ECO, whether by restaurant or by ECO? The invoice in respect of restaurant service supplied through ECO under section 9(5) will be issued by ECO. तो आपको इनवॉइसेस इशू करने के लिए नहीं सोचना है, ठीक है। इनवॉइसेस कौन इशू करेगा, समझ में आ गया, ओके। अब आते हैं कि जीएसटीआर रिटर्न भरने के टाइम क्या करने का और कैसे शो करने का, ठीक है। तो ये देखिए, आप चाहिएगा अपना सर्विसेज रिटर्न, रिटर्न डैशबोर्ड, ठीक है। अब जो सवाल था ये था कि आप कहाँ दिखाइएगा 9(5) वाले सप्लाई को, ठीक है, जहां ईसीओ लायबल था टैक्स पे करने के लिए। तो आप अपना 1 खोलिएगा, ठीक है, जीएसटीआर 1, और जब नीचे आइएगा तो एक नया टैब आ गया है, ठीक है, 14 नंबर। आप उसे यहां दिखाइएगा, लायबल टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 9(5) में ऐड रिकॉर्ड करके अपना रिकॉर्ड डाल दीजिएगा, ठीक है। और ये टेबल क्या है, तो ये वो है लायबल टू कलेक्ट टैक्स। ऐसा भी तो हो सकता है ना जहाँ ईसीओ लायबल नहीं है, लायबल तो आप ही थे टैक्स पे करने के लिए, बट सर्विसेज आपने ईसीओ के थ्रू दिए थे, तो ईसीओ ने टीसीएस काट रखा है, ठीक है। तो ये बस एक समरी रिपोर्ट है जो आप देते हैं, ठीक है। यहाँ बस बताइएगा कि ये मेरा जीएसटीएन नंबर है ई कॉमर्स ऑपरेटर का, नेट वैल्यू ऑफ सप्लाई पे ही कटता है, ठीक है। उस पर टैक्सेस क्या है बताने हैं, पूरे टैक्सेस, टीसीएस अमाउंट बताइएगा, टीसीएस इतना कट रखा है, पूरे टैक्सेस क्या टैक्सेस है। हाँ, ये वाला डिटेल आपका 1 में भी जाएगा, ठीक है। 1 में कैसे जाएगा, 1 में जाएगा वो रिसिपिएंट का जीएसटी नंबर, या रिसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है तो B2C में जाएगा, ठीक है। 1 कहने का मतलब मेरा था, ये भी तो 1 ही में है, इसमें टेबल 4A 4B 6B 6C जो लिखा हुआ है, और टेबल 7 जैसा भी आपका रिसिपिएंट था, ठीक, वहां टीसीएस काट रखा है ई कॉमर्स ऑपरेटर ने। अब यहाँ तो ई कॉमर्स ऑपरेटर का नाम तो जाता नहीं है, यहाँ पे तो जीएसटी नंबर डलाता है किसका, रिसिपिएंट का। यहाँ पर तो जीएसटी नंबर डलाता भी नहीं है B2C में, B2C में तो जीएसटी नंबर डलता भी नहीं है, और यहाँ पे डलता भी है तो किन का, आपके रिसिपिएंट का। तो यहाँ पे बस आपको बता देना है, ठीक है, कि जहां टीसीएस काटने वाले कितने सप्लाई थे मेरे, जहां ईसीओ ने टीसीएस काट रखा है, और 9(5) में कौन से सप्लाई थे जिस पर टीसीएस नहीं कटना था, ईसीओ को ही टैक्स पे करना था, समझ गए। पहले जो था आप 9(5) वाले सप्लाई को यहां दिखाते थे, बट अब आप यहां नहीं दिखाइएगा, आप यहां दिखाइएगा, ठीक है, 9(5) वाले को, समझ गए। और ये जो टेबल आया है ये ईसीओ के लिए है, ईसीओ बताएगा, ठीक है। तो ईसीओ के लिए है, तो हम लोग में ज्यादातर केस में तो ईसीओ तो कोई होगा नहीं, अगर कोई ईसीओ होगा तो देख लीजिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है। अगर आपका सप्लायर रजिस्टर्ड था, रिसिपिएंट रजिस्टर्ड था, तो ईसीओ यहां डालेगा सप्लायर का, और रिसिपिएंट जो लास्ट में इसको सामान मिला, उसको सर्विसेज दी गई लास्टली उसका, ठीक है। विद रजिस्टर्ड टू अनरजिस्टर्ड मतलब सप्लायर रजिस्टर्ड था, रिसिपिएंट अनरजिस्टर्ड था, ठीक है। सप्लायर अनरजिस्टर्ड था और रिसिपिएंट रजिस्टर्ड था, समझ गए। और ये वाला केस कौन सा है, सप्लायर भी अनरजिस्टर्ड है और रिसिपिएंट भी अनरजिस्टर्ड है, ठीक है। तो ये ईसीओ के लिए है, ये आपको नहीं भरना है अगर आप रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर हैं या ट्रांसपोर्टेशन और पैसेंजर का सर्विस दे रहे हैं, क्योंकि इन दोनों के अलावा वो जो बाकी 2 केस हैं उसमें अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो आपको खुद करना पड़ेगा ना यार,
नहीं समझे? तब तो आपको खुद देना पड़ेगा ना, तब तो टीसीएस वाले केस में आप आ जाइएगा, 95 से बाहर हो जाइएगा। तो समझिए, तो आपको जो टैब भरना होगा ये वाला, ठीक है, ये वाला भरना है। और इस वाले में अगर आपका ऐसा कोई केस है जहां टीसीएस कट रखा है तो उसका डिटेल बताना है, समझिए। और यहां भरने के बाद 3B में जब जाइएगा तो कहे कि 3B तो ओपन होगा नहीं अभी, कहे कि सिस्टम अब तो अथी कर दिया है, इसलिए हम किसी पुराने 3B को देख लेते हैं। अगर आप 3B में जाइएगा तो अब आपको एक नया टेबल दिखेगा, देख रहे हैं 3.1.1, और ये ऑटो ड्राफ्टेड रहेगा, ऑटो ड्राफ्टेड, समझ गए? जो भी आपने टेबल 14 में भरा है, ठीक है, तो जो टेबल 14 में आपने भरा है 95 के अंदर, वो यहां पर आएगा, ठीक है। और जो टेबल 15 यूज किया किसने, ईसीओ ने, उसका डिटेल यहाँ पे आएगा, आप देख सकते हैं, टू बी फर्निश्ड बाय ईसीओ, और ये 1 के हिसाब से ऑटो ड्राफ्ट हो जाएगा। और आपका जो कॉलम है रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर का और ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज देने वालों का, उनका ये टेबल है टू बी फर्निश्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है। तो यहाँ पर वो ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा, समझ गए? तो चलिए, ठीक है, तो और कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट कर लीजिएगा या फिर ईमेल कर लीजिएगा।